सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आभा सारस्वत उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है पाठ्यचर्या अर्थात करिकुलम एवं विभिन्न दर्शनों में पाठ्यचर्या का स्थान। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी अवधारणा, क्या होता है करिकुलम और कुछ इसकी डेफिनेशंस। पाठ्यचर्या के लिए अंग्रेजी शब्द करिकुलम का प्रयोग किया गया है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से हुई है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में यह पूछा गया है। क्यूरेर शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ अर्थात छात्रों की क्रियाएं या संक्रियाएं और मैदान अर्थात पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्री। इसे थोड़ा समझना होगा हमें। अर्थात जिस प्रकार एक मैदान में एक खिलाड़ी को अपनी क्षमताओं को विकसित करने एवं प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी प्रकार पाठ्यचर्या जो होती है, जो पाठ्यचर्या के विभिन्न आयाम हैं, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियां या पाठ्येतर क्रियाएं, उन सभी के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव है और उसे पाठ्यचर्या के माध्यम से अपनी विभिन्न क्षमताओं व प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। अर्थात एक तरीके से जो पाठ्यचर्या है वो बालक के लिए एक मैदान का कार्य कर रहा है, जहां वो अपनी रुचि, अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं को और निखार सकता है और उनके प्रदर्शन का वहां पर उसको अवसर प्राप्त होता है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक साधारण भाषा में पाठ्यचर्या का जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो समझ लें। क्योंकि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ये दोनों शब्द कई बार एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन होते भिन्न भिन्न हैं। पाठ्यचर्या के अंतर्गत किसी भी शिक्षण संस्थान के अंतर्गत घटित होने वाली वे सभी गतिविधियां आ जाती हैं जो उसके सर्वांगीण विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं। जैसे सुबह जब बालक विद्यालय जाता है तो जो प्रार्थना सभा होती है वहाँ से लेके और उसका जो पाठ्यक्रम होता है वहाँ से वो सारी चीज़ें और शिक्षण संस्थान में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, या जो 15 अगस्त 26 जनवरी इत्यादि जितनी भी या लाइब्रेरी में उसका जाना इत्यादि जितनी भी जो गतिविधियां हैं जो उसके विकास में सहायक है, वे सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं। जबकि पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के अंतर्गत जो निर्धारित एक सिलेबस होता है जो हमें एक निश्चित समय सीमा में, निश्चित नियमों में रहकर पूरा करना है, जिसके लिए विभिन्न कालांशों की व्यवस्था की जाती है, वो क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम। तो निश्चित ही ये दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं। फ्रोबेल कहते हैं कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक कक्षा के अंतर्गत बैठकर नियम पूर्वक पढ़ा जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त जितनी भी गतिविधियां हैं जो बालक के स्वयं के अनुभव हैं, शिक्षक के अनुभव हैं, परस्पर जो अंतःक्रियाएं होती हैं, वे सभी क्या हैं? पाठ्यचर्या का आधार है। उनको पाठ्यचर्या समझना चाहिए। सीवी गुड के अनुसार अध्ययन के किसी प्रमुख क्षेत्र में उपाधि प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए क्रमबद्ध विषयों अथवा व्यवस्थित समूह को पाठ्यचर्या नाम से अभिहित किया जाता है। अर्थात यह स्पष्ट है कि बालक जिस भी कक्षा में प्रवेश लेता है उसकी उपाधि या उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करता है, तो उसके लिए उस उपाधि को प्राप्त करने के लिए जितनी गतिविधियां वो उस उपाधि से संबंधित कर रहा है, जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां हैं, वे सब क्या किसके अंतर्गत आ जाती हैं? जो व्यवस्थित समूह है, जो व्यवस्थित एक क्रम में उसको बांधा गया है, उसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है विद्यालय में, वो किसके अंतर्गत आ जाता है? पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से एक और परिभाषा है एनन के अनुसार पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा है, लेकिन अपने आप में बहुत अर्थ समेटे हुए है कि पाठ्यचर्या हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है उसमें होने वाली, घटित होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत एक दूसरे का परस्पर व्यवहार है, परस्पर सहयोग है और पाठ्यक्रम है, हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं या जो भी हम इस समाज से जाने या अनजाने में जो सीखते हैं या जो समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, वो सब क्या है? जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं, जिनसे बालक कुछ न कुछ अनायास ही सीखता है।
अब है पाठ्यचर्या की कुछ विशेषताएं। पाठ्यचर्या की प्रकृति परिवर्तनशील है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पाठ्यचर्या जो होती है वो तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम समझते हैं कि वैदिक काल में जो पाठ्यचर्या थी, उस समय जो जीवन का उद्देश्य था या शिक्षा का उद्देश्य था वो था बालक को आध्यात्म का ज्ञान करवाना, आत्मा परमात्मा के का ज्ञान उसे प्रदान करवाना। इस तरीके के जो उद्देश्य थे, क्योंकि तत्कालीन समाज की आवश्यकताएं भी यही थी, तो तब जो पाठ्यचर्या थी वो अलग तरीके की थी। वेद की शिक्षा दी जाती थी, अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो आज के समय में वेद और अध्यात्म मात्र से ही जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होता है। तो पाठ्यचर्या की जो प्रकृति कैसी है, हमेशा परिवर्तनशील है, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन देखा जाता है। पाठ्यचर्या एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन सम्मिलित होता है। बिल्कुल पाठ्यचर्या एक छोटा कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ सकते हैं। पाठ्यचर्या के अंतर्गत डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम जितने भी हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले स्टार्टिंग होती है शैक्षिक उद्देश्यों से। अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई पाठ्यवस्तु चाहिए। उस पाठ्यवस्तु को बालक ने कितना सीखा, किस प्रकार उसको ग्रहण किया, शिक्षण अधिगम एवं उसका मूल्यांकन, यानी किस सीमा तक उसको सीखा। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, शिक्षण विधियां हैं या पाठ्य सहायक सामग्री है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पाठ्यचर्या छात्रों को अपने कौशलों, रुचि, अभिरुचि एवं अभिमूल्य को विकसित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही यहाँ कहा गया है, क्योंकि यदि देखिए हम ये देखा जाए कि बालक को सिर्फ किताबी ज्ञान से ही अवगत कराया जाए तो क्या होगा, उसका बौद्धिक विकास तो एक सीमा तक किया जा सकता है। ये हम नहीं कह सकते बौद्धिक विकास भी पूर्ण रूपेण अन्य क्रियाओं के अभाव में नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब उसके जो कौशल हैं, जो उसकी स्किल हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, वो तभी अपने उस पर पराकाष्ठा पे पहुंचती हैं, वो अपनी क्षमताओं को अधिकाधिक तभी दिखा सकता है जब उसको उसके लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। तो इन अवसरों को उसको उपलब्ध कराने का कार्य किसका है? पाठ्यचर्या का कार्य है कि वो अपने बालक को उसके कौशल, उसकी रुचियों के अनुसार अवसर उपलब्ध कराए। पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक व्यापक स्वरूप है, अर्थात जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो नियम, जो नीति बनाई जाती है, जो नियम बनाए जाते हैं, वो अप्लाई किसके द्वारा होते हैं? पाठ्यचर्या के द्वारा ही अप्लाई होते हैं। पाठ्यचर्या विकास का आधार, क्या विकास का क्या आधार है, किस प्रकार पाठ्यचर्या का विकास किया जाए? तो इसके अंतर्गत एक दर्शन को बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने माना है, इसलिए यहाँ लिखा है दार्शनिक आधार। देखिए, दर्शन का शाब्दिक अर्थ है देखना अथवा देखने का भाव। दर्शन यानी दृश्य धातु से बनता है देखना। वह विचारधारा जिसमें प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और जीवन के अंतिम लक्ष्य आदि का विवेचन होता है, वो क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। अब देखिए, दर्शन का जो एक अर्थ है वो क्या है? यानी दृष्टिकोण। किसी का भी किसी विषय वस्तु के लिए जो दृष्टिकोण है वो क्या कहलाएगा? उसका दर्शन। तभी दर्शन की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे आदर्शवाद है, प्रयोजनवाद है, ये सब विभिन्न शाखाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो किस कारण हुई है? क्योंकि सभी संप्रदायों का जो दृष्टिकोण था, देखने का तरीका था, देखने का जो भाव था, वो क्या था? दूसरे से परस्पर भिन्न था। तो भिन्न होने के कारण ही विभिन्न जो ये संप्रदाय विकसित हुए। आदर्शवाद है, वाद यानी किसी भी विचार का जो विकसित रूप है या उसके जो समर्थकों का विकसित रूप है वो क्या कहलाता है? वाद। तो जो दृष्टिकोण है वो किससे प्रभावित होता है? तत्कालीन समाज से, और तत्कालीन शिक्षाविदों का जो दृष्टिकोण है वो तत्कालीन समाज से प्रभावित होता है। एवं दर्शन तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। यही बात यहाँ कही गई है कि किसी भी वस्तु को, विषय वस्तु को हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है?
जो या शिक्षाविद है वो किसी, जब शिक्षा नीति का निर्माण होता है या पाठ्यचर्या का निर्माण होता है तो उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो दर्शन है, देखने का जो तरीका है, वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब किससे प्रभावित होता है, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से, तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं से। क्योंकि शिक्षा का जो एक मुख्य उद्देश्य रहा है वो तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं दर्शन उससे प्रभावित होता है कि वो तत्कालीन समाज की परिस्थितियां क्या हैं। दर्शन पाठ्यचर्या विकास की नींव है अथवा मेरुदंड है। पाठ्यचर्या का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से शिक्षा के उद्देश्यों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? पाठ्यचर्या के माध्यम से, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जो गतिविधियां हैं, आपके पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां हैं और भी जितनी गतिविधियां हैं जो शिक्षण संस्थान में करवाई जाती हैं, वे सभी इसमें आ जाती हैं। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां और अनुशासन व्यवस्था आदि सभी पक्ष समसामयिक दर्शन से प्रभावित होते हैं। समसामयिक यानी एट प्रेजेंट जो चल रहा है, तत्कालीन जो दर्शन है, तत्कालीन जो समाज है उससे प्रभावित होते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है आदर्शवाद तथा पाठ्यचर्या, आइडियलिज्म एंड करिकुलम, यानी आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। तो सबसे इसमें कुछ हम समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, वैसे दर्शन जो है वो बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन यहाँ जो आवश्यकता है, कंटेंट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। सबसे पहले आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक, ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्लेटो, हीगल, सुकरात, कांट, रॉस, टिपिनन इत्यादि। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा है? सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति। आदर्शवाद में मानव जाति के विचारों, अनुभवों, आदर्शों और मूल्यों का समावेश किया गया है, तो उसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। आत्मा की अनुभूति यानी स्वयं की अनुभूति कर पाना, और सौंदर्यानुभूति यानी कि जो प्रकृति में जो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी मूल्य हैं, बालक के अनुभव जो हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, उनकी सकारात्मकता को देख पाना, उनकी सकारात्मकता को ग्रहण कर पाना सौंदर्यानुभूति कहलाती है। फिर पाठ्यचर्या का आधार क्या है? मानव के अनुभव, विचार, आदर्श, नैतिक मूल्य, यानी यहाँ पे विचारों, आदर्श विचारों और नैतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई है। इसके अनुसार शैक्षिक विषय कुछ निर्धारित किए गए हैं। भले ही यहाँ नैतिक विकास को बहुत प्रधानता दी गई है, लेकिन फिर भी बौद्धिक विकास के लिए इन्होंने भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान इत्यादि विषयों को सम्मिलित किया है। और नैतिक विकास हेतु धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, आध्यात्म इत्यादि विषयों को अपनी पाठ्यचर्या के अंतर्गत सम्मिलित किया है। कलात्मक विकास हेतु संगीत, कला, ललित कला, जिससे कि बालक का कलात्मक विकास संभव हो सके। फिर है प्रकृतिवाद एवं पाठ्यचर्या, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। इसके मुख्य प्रवर्तक रूसो माने गए हैं और हर्बर्ट स्पेंसर भी इसके समर्थक माने गए हैं। शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद, जैसा कि नाम से ही जाना जा सकता है कि प्रकृतिवाद में बालक के व्यक्तित्व पर बल दिया जाता है, यानी उसको एक फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे बहुत उसको प्रकृति की गोद में रहकर सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। यानी फ्रीली वो जो फील करता है, जो अनुभव करता है, उनको प्रकृति के सानिध्य में रहकर जब बालक सीखता है तो वो क्या कहलाता है? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास को शिक्षा का ध्येय माना गया है। यानी यहाँ ये आदर्श विचारों की, आदर्श मूल्यों की बात नहीं करते हैं, बल्कि प्रकृति से बालक स्वयं क्या सीख पाता है। प्रकृति की एक एक विषय वस्तु सीखने योग्य है, तो बालक उनसे जब अनुभव करता है तो उनके द्वारा बालक किस सीमा तक सीख सकता है। ये बालक के आत्म प्रकाशन के लिए अनियंत्रित स्वतंत्रता देने के पक्षपाती है। यानी यहाँ बालक के लिए बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की बात की गई है। बालक के ऊपर अपने निर्णय नहीं थोपे जाते हैं, वे अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रकृति के साथ सानिध्य में रहकर सीखता है, जिससे बालक स्वाभाविक शक्तियों का विकास किया जा सके, जिससे बालक में सामाजिक शक्तियों का विकास किया जा सके। रूसो का कथन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। रूसो का एक कथन है कि मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं। क्योंकि जो पुस्तक में भारी भरकम विषय वस्तु लिख दी जाती है, क्या बालक उसको अनुभव कर पा रहा है? क्या उसको वास्तविक रूप से ग्रहण कर पा रहा है?
तो इसीलिए यहाँ बालक स्वयं सीखे, प्रकृति के सानिध्य में रहकर वो स्वयं कितना किस सीमा तक सीख सकता है, ये महत्वपूर्ण माना गया है। रूसो के अनुसार कुछ शैक्षिक विषय हैं जो कि उन्होंने एक निश्चित आयु वर्ग के अनुसार विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। जैसे बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष मानी गई है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी होता है बालक की मांसपेशियों को मजबूत करना, उसको शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाना। तो उसके लिए ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु मात्र दौड़ने, भागने, कूदने, संगीत इत्यादि विषयों का ज्ञान दिया जाता है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष, इसमें विज्ञान, गृह विज्ञान, बैंकिंग, कला आदि विषयों का समावेश किया गया है। किशोरावस्था 15 से 25 वर्ष, ऐसा इन्होंने माना है। वैसे नॉर्मली हम 12 से 18 तक पूरी किशोरावस्था मानी जाती है। नैतिक व सामाजिक शिक्षा हेतु किशोरावस्था, चूंकि जो ये 15 से 25 वर्ग का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उसमें बालक की जो सोच है वो परिपक्व अवस्था तक पहुंच चुकी होती है, वो मैच्योर हो चुका होता है। तो उस दृष्टि से गूढ़ विषयों का समावेश यहाँ किया गया है। नैतिक व सामाजिक शिक्षा हेतु समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य एवं कलात्मक विषय। इसके बाद है प्रयोजनवाद एवं पाठ्यचर्या, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। प्रयोजनवादी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानने के साथ साथ उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देती है। यानी यहाँ बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है, अर्थात बालक के लिए क्या उपयोगी है, उसकी आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या कहाँ तक पूर्ण कर रही है, या उसके लिए क्या वो जो पाठ्यचर्या उसके लिए निर्धारित की गई है, क्या वो बालक के लिए उपयोगी है अथवा नहीं। तो बालक को केंद्र बिंदु मानती है और उसकी उपयोगिता, उसके यूज़ कितना किस सीमा तक वो यूज़फुल है बालक के लिए, स्टूडेंट के लिए, उस चीज़ को प्रधानता इम्पोर्टेंस देती है। आदर्शवाद, हमारा जो आदर्शवाद था जिसका हमने पहले वर्णन किया, वो मन केंद्रित है। प्रकृतिवाद प्रकृति केंद्रित है। इसी तरीके से जो प्रयोजनवाद है वो क्या है, अनुभव केंद्रित है। यानी बालक स्वयं उस पाठ्यचर्या की उपयोगिता को अनुभव करे कि ये चीज़ मेरे लिए उपयोगी है और ये चीज़ मेरे लिए उपयोगी नहीं है। इसके मुख्य समर्थक जॉन ड्यूवी माने गए हैं। इसमें पाठ्यचर्या निर्माण के कुछ सिद्धांत और उनके अनुसार शैक्षिक विषयों का वर्णन किया गया है। पहला है उपयोगिता आधारित पाठ्यचर्या, यानी जो भी विषय सम्मिलित किए जाएं वो बालक के भावी जीवन के लिए, वर्तमान और भावी दोनों ही जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। अनावश्यक विषयों का समावेश ना किया जाए। गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, इतिहास, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, विभिन्न भाषाएं इत्यादि। रुचि आधारित पाठ्यचर्या, अर्थात जो पाठ्यचर्या सम्मिलित की जा रही है वो उपयोगी के साथ साथ रुचिकर भी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत कलात्मक क्रियाएं, खेल, हस्तकला, ड्राइंग, पेंटिंग, नाट्यकला, संगीत, नृत्य, रचनात्मक क्रियाएं जैसे कुछ चीज़ें आर्ट क्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें बनाना इत्यादि। तो ऐसे बालकों को जो चीज़ उसके लिए जीवन में उपयोगी है, इससे वो बालक व्यवसाय भी प्राप्त कर सकता है। तो जो उसके लिए वास्तविक रूप से उपयोगी है उन चीज़ों को उसको पढ़ाया जाए। अनुभव आधारित पाठ्यचर्या, यानी बालक स्वयं अनुभव करके सीखे तो वो जल्दी ग्रहण कर पाता है। इस दृष्टिकोण से अनुभव आधारित पाठ्यचर्या का एक सिद्धांत माना है इन्होंने। शिक्षा का मुख्य आधार बालकों की अभिक्रियाएं जो वो स्वयं करता है, अनुभव करता है, और व्यवसाय तथा अनुभव सम्मिलित किए गए हैं। एकीकृत पाठ्यचर्या अर्थात विभिन्न प्रकरणों एवं विषयों को संकुचित रूप में न रखकर परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाए। अर्थात हम किसी भी विषय को एक दूसरे से भिन्न नहीं मान सकते हैं, कहीं ना कहीं विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो उनको एकीकृत करके बालक को पढ़ाया जाए, ऐसा प्रयोजनवाद में माना गया है। इसके बाद है यथार्थवाद एवं पाठ्यचर्या, रियलिज्म एंड करिकुलम। इस विचारधारा के यथार्थ का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी वास्तविक। तो इस विचारधारा के अनुसार जीवन की व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है, जिससे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान हो सके। यानी जो चीज़ व्यवहारिक है, जो चीज़ हम सिर्फ इसमें आदर्शवाद की भांति सिर्फ आदर्श मूल्यों की या नैतिक मूल्यों की बात नहीं करते हैं कि हाँ हम
बातें बहुत कर रहे हैं कि नैतिक मूल्य है, ये करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, या बहुत धार्मिक बातें, लेकिन क्या वे वर्तमान जीवन में क्या वो उसके लिए व्यवहारिक हैं, या क्या वो वास्तविक हैं, वास्तविक परिस्थितियों में उपयोगी हैं या नहीं है, क्या वो वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित है या नहीं है बालक की। तो इस चीज को यथार्थ यानी वास्तविकता को इसमें प्रधानता दी गई है। मुख्य समर्थक हैं अरस्तु, लॉक, बेकन, कमेनियस इत्यादि। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। सिर्फ हम आदर्श जीवन की बात करके बालक को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, जो वास्तविक जीवन से संबंधित है उसके लिए बात की जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिस प्रकार विज्ञान जो है वो किस पर बल देता है, प्रयोगों पर बल देता है, और जब प्रयोग सिद्ध कर पाता है यानी जो प्रयोग वह सिद्ध कर पाता है वही उसकी दृष्टि में वास्तविक है। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी लॉजिकली किसी चीज को सिद्ध कर पाना कि कहाँ तक वो विषय वस्तु वास्तविक है अथवा नहीं है। शारीरिक विकास और हेतु इंद्रिय प्रशिक्षण, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से। इसके बाद यथार्थवाद के अनुसार जो शिक्षण विषय हैं उनमें प्रकृति विज्ञान, व्यावसायिक विषयों एवं मातृभाषा को प्रधानता दी गई है। साथ ही साथ भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीतिक को गौण यानी सेकेंडरी माना गया है। अर्थात इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो प्रकृति विज्ञान को, व्यावसायिक विषयों को और मातृभाषा को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रधानता दी है। बाकी इन विषयों को इन्होंने सेकेंडरी माना है। मातृभाषा को इसीलिए प्रधानता दी गई है क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बालक यदि मातृभाषा का प्रयोग करता है तो वो विषय वस्तु को अपेक्षाकृत जल्दी सीख पाता है। कमेनियस ने मातृभाषा एवं उद्योगों को अनिवार्य विषय माना है। यथार्थवादियों ने लगभग 30 विषयों को पाठ्यचर्या में के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इसके बाद लास्ट है आपका अद्वैत दर्शन एवं पाठ्यचर्या। क्या इन्होंने मानी है? अद्वैत यानी न अद्वैत, जिसमें दो विचारधाराओं को नहीं माना है। इन्होंने सिर्फ एक जो परब्रह्म है, सिर्फ एक परब्रह्म को ही अपने की प्राप्ति करना ही अपने जीवन का उद्देश्य माना है। तो अद्वैत यानी न अद्वैत, जो सिर्फ एक ही विचारधारा की बात करता है, दो विचारधाराओं की बात नहीं करता है। इसके प्रतिपादक हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य के अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता एवं परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए और अपरिवर्तनशीलता होनी चाहिए। जो हमारी पाठ्यचर्या है वो बार बार में परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें क्या होनी चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक एवं धार्मिक विकास करना है अद्वैत दर्शन के अनुसार। इस हेतु बालक के आध्यात्मिक और धार्मिक विकास हेतु इन्होंने शैक्षिक विषय के रूप में वेद, जो कि 4 माने गए हैं, धर्मशास्त्र, 18 पुराण, षट दर्शन, 6 दर्शनों का इसमें समावेश किया गया है, उपनिषद, गीता तथा वेदांत दर्शन को इसमें प्रधानता दी गई है, ताकि बालक का आध्यात्मिक और धार्मिक विकास किया जा सके। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि पाठ्यचर्या होती क्या है, उसका व्यापक स्वरूप होता क्या है। क्योंकि कई बार पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम के साथ उसका अर्थ ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस, जो एक निश्चित स्थान, निश्चित समय सीमा और निश्चित गतिविधियों के साथ पूर्ण किया जाए, वो पाठ्यक्रम कहलाता है। और इसके इतर जितनी भी गतिविधियां शिक्षण संस्थान में करवाई जाती हैं, वो सब शिक्षण संस्थान में या बालक जो अपने जीवन से, अपने अनुभवों से, समाज से जो सीखता है, वो क्या कहलाता है? वो सभी संपूर्ण जो ज्ञान है उसके जो अनुभवों का योग है वो पाठ्यचर्या कहलाता है। और चूंकि पाठ्यचर्या के विकास में दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए विभिन्न दर्शनों के अनुसार पाठ्यचर्या कैसी हो ये हमने यहाँ पर देखा। धन्यवाद।